बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट मौज़ूआत को देखेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से उन पर बात होगी। सबसे पहले मार्केट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त, आज हमने देखा कि मार्केट ने काफ़ी कम बैक किया है और 757 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट को जिस खबर का इंतज़ार है इस वक्त, दो बड़ी ख़बरें हैं जिसका मार्केट इंतज़ार कर रही है। इंटरेस्ट रेट सबसे पहले, जो कि मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि उस दिन तकरीबन कुछ 1% के करीब कमी हो सकती है। और सेकंड, IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और इन मुज़ाकरात की बुनियाद पर अगर जैसा कि इम्कानात हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त IMF के साथ ये चल रहा है सिलसिला, ये दोबारा बहाल रहेगा और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा मसले मसाइल नहीं बनेंगे। तो स्टॉक मार्केट इन दो बड़ी ख़बरों का इंतज़ार कर रही है कि क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ ही रहेंगी। तो काफ़ी उम्मीद है कि दोनों पॉजिटिव न्यूज़ रहेंगी और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ आएंगी। इसके बाद आज जो इस वक्त सिचुएशन है इसके बारे में मैं ये बताता जाऊँ कि ये एक साइड वे पे मार्केट है। मार्केट ना नीचे की तरफ जा रही है और ना ही ऊपर की रेंज को तोड़ रही है और एक मखसूस सर्कल के अंदर घूम रही है। तो अभी तक वही सिचुएशन है और आने वाले दिनों में भी हमें तो यही है कि मार्केट इसी तरह की परफॉर्म करते हुई नज़र आएगी और रेंज बाउंड ही रह सकती है। और रमज़ान शरीफ के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स काफ़ी नीचे आए हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट को प्रॉब्लम रह सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट को कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़े से परेशानी है, ट्रेडिंग के अंदर मसाइल आते हैं। लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इस रेंज बाउंड सूरत हाल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर स्टॉक्स जो हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी भी परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आते हैं। उसकी वजूहात होती हैं, कुछ के रिज़ल्ट्स आते हैं, कुछ के डिविडेंड्स अच्छे आते हैं, किसी में कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसकी वजह से वो स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके बाद अब हम आपके सवालों के जवाबात की तरफ आएंगे जो आपने हमें भेजे हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से बातचीत, तो उस पर बात होगी। सबसे पहले जो हमें एक क्वेश्चन आया है कि लकी सीमेंट के बाद अब एयरलिंक ने भी जो स्टॉक है स्प्लिट कर दिया है और ये किस तरफ क्यों जा रही है, कंपनीज इस तरफ क्यों जा रही हैं और उसके क्या असरात होंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि लकी सीमेंट ने बिल्कुल ये फ़ैसला किया था, लेकिन लकी सीमेंट की जो शेयर की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त तकरीबन वो 1500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर वो वहाँ पे स्प्लिट करते हैं, 5-1 के साथ लेकर आते हैं, जो कि उन्होंने एक फार्मूला लगाया है कि जिसके पास एक शेयर होगा उसको 5 शेयर्स दिए जाएंगे और इसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन 1500 से, अगर हम देखें नीचे 1500-1400 पर ट्रेड कर रहा है तो ये तकरीबन 250-300 रुपये पर आ सकता है। तो उसकी स्प्लिट की बिल्कुल एक वाज़ह क्लियर चीज़ थी। लेकिन अब जो एयरलिंक ने ये फ़ैसला किया है तो ये अभी थोड़ा सा इस हवाले से हैरान कौन है कि अभी एयरलिंक की कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी एज सच। आज भी वो तकरीबन 180 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसको स्प्लिट करने का 1-5 का जो फार्मूला लगाया गया है तो उसके बाद ये 20-30 रुपये का या 40 रुपये की रेंज में दोबारा शेयर चला जाएगा और 1-5 से होगा। एक्चुअल में जो स्प्लिट स्टॉक किया जाता है इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें, ज़्यादा उसमें लोग इंटरेस्ट लें, ज़्यादा लोग उसकी ट्रेड करें। इससे पुराने इन्वेस्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्प्लिट स्टॉक से ना उन्हें कोई नुकसान होता है। लेकिन बात यह है कि एयरलिंक का तो अभी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसको भी स्प्लिट कर दिया गया है। आई थिंक इसके ऊपर जो हमारी स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी इदारे हैं उनको देखना चाहिए कि क्या स्प्लिट स्टॉक्स को इस तरह की प्राइसेस के अंदर भी जो कि 200 से भी नीचे हैं उनको भी क्या स्प्लिट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक अहम बात है वो है फेस वैल्यू। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये से 2 रुपये पर जब आ जाएगी तो उसके बाद जो डिविडेंड अनाउंसमेंट्स होंगी उसमें अगर 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस होगा तो उसको 100% डिविडेंड अनाउंस कहा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फेस वैल्यू का जो नीचे जाना है वो आमतौर पर इन्वेस्टर्स को नागवार गुजरता है, तो इस पर बातचीत होनी चाहिए और इसको तय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इस वक्त एक और क्वेश्चन जो मेरे पास आया है इसमें ये बात की गई है कि EPS और PE के हिसाब से अगर इस वक्त हम देखें तो कौन सा सेक्टर सबसे महंगा है
और कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि अभी भी सस्ता है। तो ये एक अहम सवाल है और इसका हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के साथ बहुत अहम तल्लक है। अगर हम अपनी रिसर्च के हिसाब से देखें जो हमने की हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर भी हमने स्टूडेंट्स से भी ये रिसर्च की हैं, ख़ुद भी की हैं, हमारी टीम भी जो है वो भी रिसर्च कर रही होती है। तो उस हिसाब से जो हमने ये फाइंडिंग्स की हैं उसके मुताबिक जो है वो फार्मा का जो सेक्टर है इस वक्त भी बहुत महंगा है और बहुत ऊपर की प्राइसेस पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि फार्मा के हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनकी दिलचस्पी क्यों है, अगर ये सवाल सामने रखा जाए तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि फार्मा के अंदर जो है वो उनकी इनकम्स बढ़ रही हैं और फार्मा जो है वो अब एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जा रहा है और दुनिया के जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर्स भी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेट्स मीन्स कि आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर जो है वो अपनी इस रेंज से भी ऊपर की ऊपर ट्रेड कर सकता है। वो चीज़ जब इन्वेस्टर्स को नज़र आती है तो वो समझते हैं कि अभी भी ये शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम इन शेयर्स की, इन कंपनीज़ की मौजूदा वर्थ को देखें, इनकी जो EPS है उसको देखें या इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है उसको देखें तो उस हिसाब से हमें ये नज़र आता है कि ये अभी महंगे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी है वो उनके फ्यूचर्स को देखकर है, तो इसलिए वो उस वक्त भी फार्मा के अंदर ज़बरदस्त ट्रेड्स ले रहे हैं। आज भी हम यहाँ पर एक और बात भी करते चलें कि आज भी हमने देखा कि सरले के अंदर अपर लॉक लगा है, सरले पाकिस्तान। तो जिस वक्त ये रिज़ल्ट आया था सरले पाकिस्तान का तो हमने ये देखा कि ये शेयर नीचे गया, काफ़ी नीचे गया और लोगों ने इसको इतना रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि ना कोई डिविडेंड्स मिला है और कोई बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं है। लेकिन उसके बाद आज फिर सरले पाकिस्तान ने ना सिर्फ कम बैक किया बल्कि उसको अपर लॉक भी लगा है। तो यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब रिज़ल्ट आता है तो उसके फ़ौरन बाद कुछ ऐसा इमीडिएट किस्म का रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन जो होता है वो जज्बाती भी हम उसे कह सकते हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स ना होने की वजह से भी होता है। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं कि वही शेयर्स दोबारा रिकवरी करते हैं और वापस अपनी सिर्फ पहली वाली प्राइस पर भी नहीं आते बल्कि उससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो अगर हम सरले पाकिस्तान की ही बात करें, क्योंकि इस वक्त हम फार्मा की बात कर रहे हैं, तो फार्मा के अंदर हम सरले पाकिस्तान को देखें तो 6 महीनों में इन्होंने तकरीबन 7 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है सरले पाकिस्तान ने, जबकि इससे पहले यही कंपनी जो है इस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ 80 लाख रुपए बना सकी थी। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और इसकी वजह से ही वो जो स्टॉक रिजल्ट्स आते ही प्राइस नीचे चली गई थी, आज उसको अपर लॉक लगा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसकी वजह ये होती है कि उस वक्त लोग इमोशनली सोचते हैं कि इसकी इनकम तो सिर्फ शायद 7 करोड़ है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि पिछले 6 माह के अंदर उसने सिर्फ 80 लाख बनाए थे और अब वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स उसके बढ़ गए हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मज़ीद भी जो रिज़ल्ट्स आते हैं हमारे सामने, उनमें भी ये चीज़ हम देखते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है तो उसके फ़ौरन बाद ये तमाम शेयर्स जो हैं नीचे की तरफ लोग फेंकना शुरू कर देते हैं, उनको बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर रिकवरी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी इमोशनल नहीं होते और वक्ती तौर पर किसी कंपनी को फौरी तौर पर ऐसे नहीं थ्रो कर देते, बल्कि उसको होल्ड करके रखते हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये पूछी जा रही थी कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अच्छे प्रॉफिट्स भी बना रहा है लेकिन अभी भी सस्ता है। तो इस हवाले से जो हमारी रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि इस वक्त भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड बैंक्स हैं इनका जो प्रॉफिट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इनके प्रॉफिट्स में मज़ीद काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इसके बावजूद कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स में कमी की जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बैंक्स के प्रॉफिट्स उसी तरह से ना सिर्फ स्टेबल हैं बल्कि उनमें इजाफा देखा गया है। और अगर हम 1 साल के अंदर सिर्फ देखें तो बैंक्स जो स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, इनके तकरीबन प्रॉफिट्स के अंदर 5% जो है वो इजाफा देखा गया है। और ये 5% का जो इजाफा है इसमें मिज़ान बैंक्स, UBL बैंक, बैंक अल हबीब, बैंक इस्लामी, ये सब नुमाया रहे हैं। तो हम अगर देखें तो नेशनल बैंक ने पहली बार जो है
इस वक्त 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, जबकि MCB ने 9 रुपये, मिज़ान बैंक ने 7 रुपये, UBL ने 11 रुपये, फैसल बैंक ने तकरीबन 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसी तरह से दीगर बैंक्स ने भी अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, जिसमें अल्फला बैंक ने 2 रुपये और इसके अलावा बैंक इस्लामी ने और उसके अलावा बैंक अल्फला ने। तो ये सब जितने भी बैंक्स हैं सब ने अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स में कमी के बावजूद ये तमाम बैंक्स जो हैं इनके प्रॉफिट स्टेबल हैं, और ये अभी भी अगर हम इनको लॉन्ग टर्म के अंदर देखें तो ये हमें सस्ते लग रहे हैं और इनके रेट्स आगे जा सकते हैं, और इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ पे एक और जो न्यूज़ है जिसको अभी हमने जिक्र भी किया है कि जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट की नज़रें लगी हुई हैं, वो है इंटरेस्ट रेट्स में कमी। तो इस हवाले से एक बात ये की जा रही है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाकर ब्रेक लगाएंगे और कहाँ जाकर ये रुक जाएंगे। तो इस हवाले से अभी हमने देखा मार्केट के अंदर आरएफ हबीब जो सिक्योरिटी ब्रोकरेज हाउस है, इसने एक सर्वे भी करवाया है इस हवाले से, और डिफरेंट लोगों से इस हवाले से बात की है कि जिसमें ये पूछा गया है कि आप लोगों की क्या राय हो सकती है, आइंदा आने वाले दिनों में हम इंटरेस्ट रेट्स को कितना कम होता हुआ देखेंगे और कितना कहाँ पे जाकर इसकी ब्रेक लग सकती है। तो इस हवाले से जो बात सामने आ रही है कि वो तकरीबन सबका ये कहना है कि शायद अब इसके बाद ये जो अब सोमवार को कमी होगी वो तकरीबन 1% की कमी हो सकती है या आधा फीसद की कमी हो सकती है, लेकिन इसके बाद शायद इतनी तेज़ी से बड़ी तेज़ी हम ना देखें, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि 22-23% से ये 12% और फिर अब शायद 11% पर आ जाए, लेकिन इससे कम इंटरेस्ट रेट शायद अब उस तरह से तेज़ी से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अब स्टेट बैंक इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए थोड़ा सा रोकेगा और आहिस्ता करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स की भी कमी की जाए। लेकिन अब तक की जो इंटरेस्ट रेट्स की कमी की गई है तो वो भी एक मुनासिब कमी है। तो इस हवाले से इंटरेस्ट रेट्स पर आरएफ हबीब की ब्रोकरेज की जो ये रिपोर्ट थी ये मैंने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर बात ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जब भी कम होते हैं तो स्टॉक मार्केट पर इसका एक पॉजिटिव असर सामने आता है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। तो अगर अब भी जो सोमवार वाले दिन ये कमी हम देखते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि इसके अच्छे असरात आएंगे। नेक्स्ट हम शामिल कर रहे हैं इंडस मोटर्स के हवाले से बात की है, और क्वेश्चन आया है कि इसके बारे में आप बताएं कि ये किस तरह का शेयर है, क्या ये बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो बात ये है कि टोयोटा की ये जो इंडस मोटर्स है इसका बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट अभी भी आया है। 31 दिसंबर 2024 का जो इख्तिताम हुआ है इसकी दूसरी तिमाही में इस कंपनी ने तकरीबन 4.87 अरब रुपए का मुनाफा रिपोर्ट किया है, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के अंदर इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 1.74 अरब था। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये तकरीबन 180% के करीब इजाफ़ा हुआ है। तो ये एक बेहतरीन इजाफ़ा है, बेहतरीन रिज़ल्ट है इस कंपनी का जो हम देख रहे हैं। अगर हम इंडस मोटर को 20 साल के अंदर देखें या 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर देखें तो इसने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। तो इसलिए यहाँ पर भी आज जो उन्होंने डिविडेंड्स दिया है वो 37 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इंडस मोटर्स आपके लिए एक बेस्ट शेयर साबित हो सकता है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। यहाँ पे एक और कंपनी, बड़ी कंपनी, स्टॉक मार्केट की एक अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी OGDCL के रिज़ल्ट्स के हवाले से भी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सवाल पूछे हैं कि इसके मुनाफे में 44% जो है वो कमी देखी गई है, जबकि इसका जो दूसरी तिमाही के अंदर प्रॉफिट इन्होंने कमाया है वो तकरीबन 41 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया है, जबकि इससे पहले इसी टाइम पीरियड के अंदर ये कंपनी 74 अरब रुपए का प्रॉफिट बना चुकी थी। तो और अब इन्होंने एक कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है 4 रुपीज़ का। तो इसमें जो उनकी प्रॉफिट्स में जो कमी हुई है उसमें एक तो उनकी सेल्स में कमी हुई है और दूसरा उनमें ज़्यादा टैक्स जो लगे हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से कमी देखी गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें
तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है OGDCL, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा 40% रकबे पर ऑयल और गैस की तलाश का काम कर रही है। तो इस हवाले से इसका अभी जो एक दो ख़बरें और भी आ रही हैं इस हवाले से कि गवर्नमेंट इनको कुछ अदायगियाँ करने वाली है, तो उस हवाले से OGDCL का बिल्कुल आप रख सकते हैं शेयर अपने पास और इसको फ्यूचर के हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर एक एयरलिंक के हवाले से भी क्वेश्चन किया गया है कि एयरलिंक का फ्यूचर, एयरलिंक को आप किस तरह से देख रहे हैं। तो देखें, अगर एयरलिंक को हम देखें तो इसने अपना हाफ ईयर के अंदर एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो उसके अंदर उसने जो इजाफा दिखाया है वो तकरीबन 13.50-56 रुपये 56 ऐसे तकरीबन 13.56% जो इजाफा है इसने दिखाया है, जो कि 31 दिसंबर को जो अभी साल ख़त्म हुआ है उसमें कंपनी ने तकरीबन 2.32 अरब रुपए का प्रॉफिट भी बताया है। तो इससे पहले जो इनका प्रॉफिट था वो तकरीबन 2 अरब रुपए का था। इसका मतलब ये है कि इनके प्रॉफिट्स में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। इसके साथ इन्होंने जो कैश डिविडेंड का ऐलान किया है वो तकरीबन 2 रुपये 50 पैसे का ऐलान किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। आज ये थोड़ा सा शेयर मार्केट के अंदर अंडर प्रेशर रहा, एक दफ़ा काफ़ी नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर उसने कम बैक किया और अब ये दोबारा थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस हवाले से मैंने आज आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चंस हों तो आप हमें यहाँ पे अपने कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है बुनियादी तौर पर एक इंफॉर्मेशन का काम है। कंपनीज़ की जो रिज़ल्ट्स आते हैं, कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंसेस आती हैं, सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंसेस आती हैं, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का जो कंपैरिजन किया जाता है, कौन सा सेक्टर जो है इस वक्त सस्ता है, कौन सा सेक्टर जो है ये महंगा है, कौन सी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी है जिसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं। बाज़ दफ़ा रिज़ल्ट्स हमें समझने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हम ये फौरी तौर पर एनालिसिस करते हैं कि शायद रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम डीपली जाकर चीज़ों को मॉनिटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारी समझ के अंदर उस तरह से हमने उसका एनालिसिस नहीं किया, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये कंपनीज अच्छा होता हुआ नज़र आ रही हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ रिज़ल्ट्स देखे हैं कंपनीज़ के, जैसा कि पावर सीमेंट है, उसने एक अच्छा रिज़ल्ट दिया और प्रॉफिट्स में आ गया। ऐसे भी मैंने एक सरले पाकिस्तान की बात की है तो उनके प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है। एयरलिंक को हमने देखा है कि पहले से ज़्यादा उसने प्रॉफिट्स बनाए हैं। तो इस तरह से हमें एनालिसिस करते हुए उसका जो पिछला टाइम पीरियड होता है उसको भी देखना होता है और आइंदा फ्यूचर्स को भी देखना होता है कि क्या ये अपनी ग्रोथ में और तरक्की को जारी रख सकता है। तो इस हवाले से हम लोग अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं ये आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करते रहते हैं। तो रमज़ान शरीफ के अंदर भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको बर वक्त अच्छा एनालिसिस दे सकें ताकि आप उसके मुताबिक अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकें। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर अपना ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा। आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।